हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलयन के अणुसंख्य गुणों के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और स्थिर क्वाथी विलयनों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विलयन के अणुसंख्य गुणों के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है विलयन के अणुसंख्य गुण। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात करने वाले हम लोग? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणुसंख्य गुण। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस कोलिगेटिव वर्ड, इस अणुसंख्य गुण का मतलब ही क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, अणुसंख्य, अणुओं की संख्या पर निर्भर गुण। तो किसी भी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर होने वाले जो गुण होते हैं उनको बोला जाता है अणुसंख्य गुण। ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द यूज किया जा रहा है? विलेय अणुओं की संख्या, ना कि उनका आकार या उनकी आकृति, है ना। और तो कहानी क्या है कि जो अणुसंख्य गुण होंगे वो केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होंगे, उनके आकार या उनकी आकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक, ना उनकी प्रकृति पर निर्भर होते हैं कि आपका जो विलेय है वो किस प्रकृति का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो कोलिगेटिव वर्ड है, अगर आप इस कोलिगेटिव वर्ड को देखेंगे तो एक कोलिगेटिव वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। को प्लस लिगेट, को का मीन्स होता है साथ और लिगेट का मीन्स होता है बंधे हुए। तो साथ बंधे हुए, या हम इनको एक साथ कह सकते हैं। अगर सामूहिक रूप से बोलें तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? समूह। तो कोलिगेट का मतलब ही क्या है? समूह। समूह का मतलब भाई जो गुण समूह पर निर्भर है। समूह मतलब भाई अगर अणुओं की संख्या कम होगी तो समूह छोटा होगा, अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो समूह बड़ा होगा। तो किसी भी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय कणों के अणुओं की संख्या पर या विलेय कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? विलयन के अणुसंख्य गुण। तो क्या कहेंगे? ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। ठीक है, ये विलेय की प्रकृति, उसकी कणों के आकार या आकृति, आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। तो क्या काम नहीं कि वे गुण जो केवल और केवल कहाँ निर्भर होते हैं? विलेय के कणों की संख्या पे, ना कि उनकी प्रकृति, विलेय किस प्रकृति का है, ना कि उनके आकार, ना ही उनकी आकृति। इनमें से किसी भी गुण कारक पर निर्भर नहीं होते, केवल और केवल किस पे निर्भर होते हैं? अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर। ठीक, तो हमारे पास जो अणुसंख्य गुण हैं वो कौन कौन से हैं? हमें जो अणुसंख्य गुण पढ़ने हैं वो कौन कौन से अणुसंख्य गुण पढ़ने हैं? ठीक है, तो हमें मुख्यतः 4 अणुसंख्य गुणों के बारे में पढ़ना है। कितने अणुसंख्य गुणों के बारे में पढ़ना है? 4। पहला क्या है? पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है आपका क्वथनांक उन्नयन। तीसरा अणुसंख्य गुण कौन सा है? क्वथनांक उन्नयन।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा आपका जो है वो होगा बेटा हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो कुल मिलाकर किसी भी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, ना कि उनके आकार पर, ना उनकी आकृति पर, ना उनकी विलय की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब कि वो सहसंयोजक है, वो आयनिक है, वो कैसा अणु है ना, तो उस पर निर्भर नहीं होंगे। तो ये क्या होते हैं अणुसंख्य गुण। कौन कौन से अणुसंख्य गुण हमें पढ़ने हैं? वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए, तो फिर हम लोग एक एक के बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की। चलिए, तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो अगर हम बात करें वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से कहानी हमारी क्या मतलब है? इसके लिए सबसे पहले वाष्प दाब को समझना जरूरी है। और वाष्प दाब के बारे में हमने आपको पढ़ाया है पीछे लेक्चर में कि किसी भी द्रव की या किसी पदार्थ की जब वाष्प और द्रव अवस्था के मध्य साम्य होता है, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जितना दाब लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। द्रव तथा वाष्प की, जैसे हमने बताया था कि अगर ये कोई द्रव है, ठीक है, और इस द्रव को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वाष्प बनेगा। तो जब ये वाष्प और ये द्रव दोनों किसमें होंगे? साम्य अवस्था में। तो उस साम्य के बिंदु पर इस वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जितना दाब लगाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? दाब, वाष्प दाब। तो द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। इतनी बात सभी को क्लियर है। चलिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे किसकी? ये वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्प दाब का अवनमन। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? वाष्प दाब का अवनमन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाष्पशील, एक होता है अवाष्पशील। वाष्पशील पदार्थ जो आसानी से वाष्पित हो जाता है, और अवाष्पशील पदार्थ जो आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं। तो सॉरी, होता क्या है, अगर हम किसी विलायक में, मान लीजिए हमारे पास एक विलायक है ना, अगर हम किसी, हमारे पास एक विलायक है और इस विलायक में हम क्या कर रहे हैं? मान लो कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें। अगर हम इस विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो इस विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाने पर होगा क्या भाई? अवाष्पशील विलेय के कण इस विलायक के अंदर चले जाएंगे और कुछ कण इस विलायक की सतह पर भी क्या हो जाएंगे? एकत्र हो जाएंगे। भाई उस विलायक में मिलेगा तो ये अवाष्पशील कण के कुछ, अवाष्पशील विलेय के कुछ कण इसकी सतह पे होंगे, कुछ अंदर भी जाएंगे। अब क्या होगा? पहले जब शुद्ध विलायक था तो शुद्ध विलायक की सतह पर सारे के सारे केवल विलायक के कण थे जो आसानी से क्या हो रहे थे? वाष्पित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो अवाष्पशील विलेय के ये जो कण हैं ये विलायक की सतह पर आ गए। अवाष्पशील विलेय के कुछ कण विलायक की सतह पर आ गए। तो विलायक की सतह पर उपस्थित अवाष्पशील विलेय खुद भी वाष्पित नहीं हो रहे और विलायक के कणों को भी वाष्पित होने से क्या कर दिए? रोक दिए। क्यों? क्योंकि अब सतह पर भाई विलायक के उतने कण उपस्थित नहीं है जितने की शुद्ध अवस्था में थे, क्योंकि शुद्ध अवस्था में तो सारे के सारे विलायक के कण थे, आसानी से वाष्पित हो रहे थे, वाष्प दाब ज़्यादा थी। जब अवाष्पशील विलेय मिलाया
तो सतह पर विलेय के कण आ गए, जिस कारण सतह पर विलेय के कणों की उपस्थिति के कारण विलायक के कणों के वाष्पन की दर कम हो गई, और अगर वाष्पन की दर कम हो जाएगी तो वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही कहानी है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलेय के कण विलायक की सतह पर आ जाते हैं, जिस कारण विलायक के कणों का वाष्पन कम हो जाता है। तो जो विलयन होगा उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। फिर से समझिएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलेय के कण विलायक की सतह पर आ जाते हैं, कुछ स्थान घेर लेते हैं, जिससे विलायक के वाष्पित होने की दर कम हो जाती है। अतः जो विलयन बनता है उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब ही क्या होता है, कमी होती है। तो सिंपल से अगर हम कहानी यहाँ बताएं आपको तो क्या होता है कि जब किसी विलायक में, हम शॉर्ट में आपको लिख दे रहे हैं, बाकी कहानी तो आपको समझा ही दी है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही, कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते, वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब का क्या बोलते हैं, अवनमन कहते हैं। कमी क्यों हुई, बताया हमने कि विलेय के कण विलायक की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिस कारण विलायक के वाष्पित होने की दर कम हो जाती है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वो कारण तो आपको हमने बता ही दिया। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मान लें, अगर माना जो हमारे पास शुद्ध विलायक था, माना शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो मान लेते हैं P0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, P0। और जब हमने उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाने के पश्चात, अवाष्पशील विलेय मिलाने के पश्चात वाष्प दाब, वो क्या हो जाएगा, PS। तो अगर अब हम बात करें वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा बेटा, P0 माइनस PS। ये वाष्प दाब का अवनमन हो गया। पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। तो कितनी कमी हुई, ज़्यादा में से कम को घटा दो। कितनी कमी हुई, ज़्यादा में से कम को घटा दो, पता चल जाएगा वाष्प दाब का अवनमन कितना है। तो इस वाष्प दाब के अवनमन को किससे लिखते हैं, डेल्टा P से। वाष्प दाब के अवनमन को किससे लिखा जाता है, डेल्टा P से। ठीक है, तो बात समझ गए आप। तो डेल्टा P इक्वल टू होगा P0 माइनस PS। बस खत्म कहानी। तो वाष्प दाब के अवनमन की कहानी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो अभी हम लोगों ने जाना जो है वो क्या जाना, वाष्प दाब का अवनमन। हमें जानना क्या था, हमें जानना था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमें क्या जानना था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। चलिए, तो अब जानते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या है हुआ, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जिसे आप क्या बोल सकते हो, प्रारंभिक वाष्प दाब। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब मतलब प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन बराबर क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन बटे प्रारंभिक वाष्प दाब, यही तो होगा, वाष्प दाब का अवनमन बटे प्रारंभिक वाष्प दाब। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। या हम ये कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, या आप क्या कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसको नोट करिए। तो फिर हम लोग देखते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक है, इससे संबंधित भी राउल्ट का नियम है, तो इसको नोट करिए, फिर देखा जाए इससे संबंधित राउल्ट का नियम। हो गया, चलिए अब क्या देखेंगे, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। तो देखिए वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय, जो कि आवाष्पशील विलेय है, आवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो उस विलयन में उपस्थित आवाष्पशील विलेय पदार्थ के या विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो ये नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है वो बराबर होगा विलेय का जो मोल प्रभाज होगा उसके,
भाई अपेक्षिक मान क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। तो ये बराबर होगा काई ए, जो कि विलेय का मोल प्रभाज होता है। डेल्टा पी को आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर काई ए क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही होगा। अब इसी को हम और चाहें भाई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैपिटल स्मॉल एन जी, स्मॉल एन जो है वो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन जो है, और जो कैपिटल एन है वो है विलायक के मोलों की संख्या। वो क्या होगी बेटा, विलायक के मोलों की संख्या। तो किसी भी विलयन के आवाज दाब का अपेक्षिक अनुमान उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो कि फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। अब अगर यदि विलयन अतितनु, या आप कह दीजिए तनु विलयन ही ले लीजिए, अतितनु या आप तनु विलयन ले लीजिए। तनु विलयन के लिए तनु विलयन के लिए भाई तनु विलयन में क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होती, किससे, विलायक से। तो हम क्या कर सकते हैं, n प्लस एन को लगभग बराबर मान सकते हैं कैपिटल एन के। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्मॉल एन है वो बहुत कम है और कैपिटल एन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या हो जाएगा, n प्लस एन लगभग बराबर होगा कैपिटल एन के। तो आप यहाँ वैल्यू रख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक, ये तो इस तरह से तो तनु विलयन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। या इसी को और सिंपल हम फॉर्मूला करना चाहें, इसी का और संशोधित रूप, इसका और सरल रूप लाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे, इसको नोट करिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हो गया ये। चलो, तो अब ये फॉर्मूला जो है इसका और सिंपल रूप देखते हैं। मतलब आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको जो है चाहे तनु विलयन पे लगाइए चाहे सांद्र पे, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि विलयन तनु है या सांद्र है। आप इसका सिंपल जो सरलीकृत रूप है उसको सब पे लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस, सॉरी इसको एक बार उल्टा कर दिया जाए, इस समीकरण को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करने के सेंस है, जो नीचे वो अंश को हर में कर दो, हर को अंश में, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, n प्लस एन बाई एन। तो पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर ये क्या हो जाएगा, n अपॉन एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, यही होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस एन। 1 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल, यही हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो ये एलसीएम होगा पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट माइनस पी एस जो है वो क्या होगा, एलसीएम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस पी नॉट प्लस पी एस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे कैंसिल, इधर क्या बचा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। तो क्या हो जाएगा, फिर से इसको उल्टा कर दो, पी नॉट बटे पी एस, और ऊपर केवल क्या बचा था, पी एस, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एन बटे एन। तब ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आप चाहे तनु विलयन पे लगाइए चाहे सांद्र पे, देखो इधर 2 ही टर्म में, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, है ना। तो पी नॉट अपॉन पी एस, पी नॉट विलेय का ग्राम भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का ग्राम भार गुणे विलायक का अणु भार, ये इसका और एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान का सूत्र। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो नोट कर लीजिए इसको। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, है ना।
हो गया बेटा। चलिए अब इस सूत्र का डेरिवेशन देखते हैं। ये जो आपका सूत्र है, इस सूत्र का निगमन देखते हैं, है ना, कैसे आया। बहुत सिंपल सा है, केवल आप बेसिक सी बात समझिएगा। मान लेते हैं, माना जो हमारा विलायक था, विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये विलायक का मूल प्रभाज होगा, विलायक के मूल बटे कुल मूल। विलायक का वाष्पदाब, अगर हम बात करें शुद्ध विलायक का वाष्पदाब तो होगा पी नॉट। और अगर हम बात करें उसी ताप पर विलयन का जो वाष्पदाब होगा, जब इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया गया तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो पीएस होगा। अब अगर हम आपसे ये कहें कि आपका जो विलयन का वाष्पदाब होगा, विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो किस पे निर्भर करेगा, वो समानुपाती होगा विलेय के मूल प्रभाज के। क्यों? क्योंकि भैया विलयन में जो विलायक के मूल प्रभाज के, क्योंकि विलयन में जो विलेय है वो तो अवाष्पशील है, विलयन में जो विलेय है वो तो अवाष्पशील है, विलायक ही है जो वाष्पशील है। तो विलायक की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी विलयन का वाष्पदाब उतना ज़्यादा होगा, विलायक की मात्रा विलयन में जितनी कम होगी विलयन का वाष्पदाब उतना कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर भाई विलायक ज़्यादा है तो ज़्यादा वाष्प बनेगी तो विलयन का वाष्पदाब ज़्यादा होगा, और अगर उस विलयन में विलेय ज़्यादा है विलायक कम है तो विलेय विलायक को वाष्पित होने नहीं देगा, तो विलायक कम होने के कारण जो वाष्पदाब होगा विलयन का कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर विलयन के अंदर विलायक ज़्यादा है तो विलयन का वाष्पदाब ज़्यादा होगा, और अगर विलयन के अंदर विलायक कम है तो विलयन का वाष्पदाब कम होगा। तो वही समानुपाती है कि अगर ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये कम तो ये भी कम। इतनी बात समझ में आती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं भैया कि पी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन अपॉन एन प्लस एन। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा के एन अपॉन एन प्लस एन, यही आएगा। ठीक, फिर यहां से देखेंगे, अगर इतनी बात तो समझ में आ गई। यदि हम कहें कि यदि विलयन में विलेय अनुपस्थित हो, अगर हम कह दें कि विलयन में विलेय अनुपस्थित है हो तो मतलब n बराबर 0 हो, तो इस कंडीशन में जो विलयन का वाष्पदाब होगा क्या वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के बराबर होगा? भाई विलयन में विलेय है ही नहीं, जब विलेय है ही नहीं तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो विलायक के वाष्पदाब के बराबर होगा। अगर विलयन में विलेय है ही नहीं तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो विलायक के वाष्पदाब के बराबर होगा, क्योंकि उस समय पर केवल और केवल विलायक है, विलयन है ही नहीं। तो पी एस और पी नॉट बराबर होंगे। तो अगर हम इसका मान समीकरण 1 में रखें तो देखिए क्या हो जाएगा, पी एस की जगह हो जाएगा पी नॉट समीकरण 1 से। अगर हम बात करें, कहां से बात करें, समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल एन अपॉन 0 प्लस कैपिटल एन। क्या बचा, के प्लस के इंटू कैपिटल एन अपॉन एन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, पी नॉट इज इक्वल टू हो गया स्मॉल के। ये हो जाएगा क्या। फिर से इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। पी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू के इंटू के की जगह ही तो पी नॉट रखना है, पी नॉट इंटू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अभी ये आया, पी नॉट इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो पी एस अपॉन पी नॉट है ना इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन, यही हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को 1 में से माइनस कर दें, इन दोनों को क्या करें 1 में से माइनस कर दें, तो देखिएगा इसके आगे बढ़ाते हैं, यहीं पे थोड़ा इधर कर देते हैं, है ना। दोनों
पक्षों को 1 से माइनस करने पर कर दीजिए 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन। एलसीएम होगा पी नॉट, क्या आ गया पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एलसीएम हो गया एन प्लस एन माइनस कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये आपका हो गया फॉर्मूला, और यही फार्मूला तो था कि विलयन का वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुपात विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। बस ये सिंपल सी कहानी है। ये आपका आ गया वाष्पदाब के अपेक्षिक अनुपात संबंधी राउल्ट के नियम का ये क्या हो गया डेरिवेशन हो गया। नोट कर लीजिए इसको, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हो गया बेटा, चलिए। तो ये तो राउल्ट के नियम का डेरिवेशन हो गया। अब आपका जो है नेक्स्ट क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट के नियम की पहली सीमा तो यह है कि यह विलयन, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम किस पे लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। ये जो हमारा राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम किस पे लागू होता है बेटा, तनु विलयनों पर। किस प्रकार के तनु विलयन, वे तनु विलयन जो क्या करते हैं आदर्श विलयन होते हैं, वे तनु विलयन जो आदर्श विलयन होते हैं, क्योंकि राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पालन जो करते, सॉरी जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं। तो ऐसे आदर्श विलयन जो तनु हो वो इसका पालन करेंगे, तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, यह निश्चित ताप पर लागू होता है, निश्चित ताप पर लागू होता है। क्योंकि बेटा अगर ताप बदल जाएगा तो ताप बदलने पर वाष्पदाब भी बदल जाएगा, तो वाष्पदाब का मान अपेक्षित मान से अलग आ जाएगा। तो इस वजह से इस प्रक्रिया में, इस नियम का जब हम पालन कर रहे होंगे तो उस समय पर तापक्रम क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे। तीसरा, यह नियम उन पदार्थों पर लागू, या हम कहें उन वैद्युत अपघट्य पदार्थों पर लागू नहीं होता है जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं, जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पदार्थ है जो विलयन में जाकर, किसी पदार्थ का हमने 1 मोल लिया और वह विलयन में जाकर टूटकर 2 मोल बन गया, तो विलयन में अणुओं की संख्या दुगनी हो गई। हम लेकर गए थे 1, तो हमारा अपेक्षित मान था कि भैया 1 आएगा, लेकिन जब हम उसको निकाले तो प्रयोगात्मक रूप से क्या पता चला कि भैया जो मान आया वो दुगना आया। क्यों? क्योंकि जो हम विलेय ले गए थे वो टूटकर 2 भागों में बट गया है। तो अगर कोई पदार्थ वियोजित हो जाएगा तो विलयन में उसके अणु संख्या गुण बढ़ जाएंगे। इसी तरह किसी पदार्थ के 2 मोल लिए और विलयन में जाकर जुड़कर 1 मोल बन गया, तो संगुणन हो गया। संगुणन मतलब जुड़ना। हम 2 मोल लेकर गए, विलयन में जाकर 1 मोल हो गया, तो हमने जो वैल्यू अपेक्षा की थी वो 2 के लिए थी, लेकिन जब हमने निकाला तो वैल्यू कितनी आई, 1 के लिए। मतलब जो अणुसंख्य गुण हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। हमारी जो अपेक्षित वैल्यू होगी उससे आधा मिलेगा। तो जब कोई पदार्थ वियोजित होगा तो विलयन में अणुसंख्य गुण का मान बढ़ जाएगा, संगुणित होगा
तो अणुसंख्य गुण का मान कम हो जाएगा। तो इस वजह से यह नियम उन पर लागू नहीं होगा जो विलयन में जाकर क्या होंगे, वियोजित हो जाएं या संगुणित हो जाते हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यह नियम अवाष्पशील विलय, या हम ऐसे कहें उन विलयनों पर लागू होता है, उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील विलय उपस्थित होंगे। क्या उपस्थित होंगे? अवाष्पशील विलय उपस्थित होते हैं। अवाष्पशील विलय उपस्थित होते हैं, क्योंकि जब अवाष्पशील विलय उपस्थित होंगे तभी वाष्प दाब में कमी होगी। अगर विलयन में कोई वाष्पशील विलय है तो विलायक के साथ मिलकर विलयन के वाष्प दाब को और बढ़ा देगा, तो वाष्प दाब का उन्नयन हो जाएगा। और ये नियम किसके लिए है? वाष्प दाब के अवनमन के लिए। तो जब अवाष्पशील विलय घुला होगा तब वाष्प दाब में कमी होती है। तो यह नियम तभी लागू होगा जब विलयन में अवाष्पशील विलय घुला होता है, क्योंकि वाष्पशील विलय घुला होने पर वाष्प दाब में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये कहानी है इसकी, नोट कर लीजिए। तो ये क्या है? राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी अवाष्पशील विलय या अवाष्पशील पदार्थ के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे जरूरी बात हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या बताई है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में दी गई सारी जानकारी लिख लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ते चलिए और उसके साथ साथ जो भी जानकारी दी है वो लिख लीजिए। कह रहा अवाष्पशील विलय के 18 ग्राम, मतलब विलय का जो भार है, जो स्मॉल w होता है वो कितना है? 18 ग्राम है। पहली इंफॉर्मेशन को 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम जल मतलब विलायक है। भाई जल क्या है? विलायक है। तो विलायक का भार जो कैपिटल W से लिखा जाएगा 100 ग्राम होगा। और जल का अणुभार तो आपको पता ही है, वो तो आप बचपन से जानते हो। जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार होता है 18। ये फिर क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पर मोल मिलेंगे ना। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि इसी ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, तो शुद्ध जल विलयन का वाष्प दाब इतना पाएगा, घोलने पर वाष्प दाब इतना पाएगा। तो ये जो वाष्प दाब दिया है 87 mm, भाई विलय को विलायक में घोलने पर मिला ना, तो ये किसका वाष्प दाब है? विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब PS कितना दिया बेटा आपको? 87 mm दिया हुआ है। और कह रहा है यदि इसी ताप पर शुद्ध जल का, शुद्ध जल मतलब क्या है? विलायक का वाष्प दाब है ना भाई। शुद्ध जल मतलब विलायक का वाष्प दाब, जिसे हम क्या लिखते हैं? P0 है 92 mm। तो कह रहा है कि बताइए विलेय का अणुभार क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कह रहा है कि विलेय का अणुभार क्या होगा, ये आपको बताना है। कितनी सिंपल सी कहानी, आओ देखते हैं। तो विलेय का अणुभार जो है निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए।
पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला है जो भी हमने आपको बताया था, जो सरलीकृत रूप था, सरल रूप था, वो ये था। पी नॉट है 92, ये है 87, ये भी है 87, स्मॉल डब्ल्यू आपको पता है 18, कैपिटल एम भी पता है 18, स्मॉल एम आपको निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू है 100। ये आपको जानकारी है। 82 में से 92 में 87 गया तो 5 बटे 87 बराबर 18 गुणे 18 बटे m गुणे 100। m को ऊपर कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 18 काटना चाहो अगर तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे अगर तो 9 गुणे 9 बटे 25 गुणे 5 गुणे 87 ऊपर जाएगा गुणे 87, यही आएगा क्या? 25 25 होता है 125, तो 81 गुणे 87 बटे 125। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आपके लिए हम थोड़ा सा कष्ट कर दे रहे हैं, विथ यंत्र विधि कैलकुलेशन आपके लिए हम कर दे रहे हैं। (81 × 87 डिवाइडेड बाई 125) तो आ जाएगा 56.38 ग्राम पर मोल। बस ये 12.5। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका अणुभार आ जाएगा, किसका? विलेय पदार्थ का 56.38 ग्राम प्रति मोल। नोट कर लीजिए इसको। चलो, तो क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 114 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन होता है H18 में किसी आवासशील विलेय, और उस आवासशील विलेय का द्रव्यमान दिया है 40, की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल दाब का 80% रह जाए। तो 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी आवासशील विलेय की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ऑक्टेन का जो मूल जो वाष्प दाब है वो घटकर मूल दाब का कितना रह जाए बेटा? 80% रह जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो कह रहा है कि ऑक्टेन में किसको मिलाया जाए, तो मतलब ऑक्टेन विलायक है ना? ऑक्टेन ही क्या है? विलायक है। तो विलायक का भार दिया है कैपिटल डब्ल्यू, कितना? 114 ग्राम। और अगर हम बात करें विलायक का अणुभार, जो कि आप लिखते हैं कैपिटल एम से, देखो 12 × 96, 96 और 18 114, ये भी आएगा 114 ग्राम प्रति मोल, ये भी आ गया। और आपका जो विलेय है, विलेय का भी अणुभार या मोलर द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है बेटा? स्मॉल एम 40 ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि कितना मिलाया जाए, मतलब विलेय का ग्राम भार पूछा है, विलेय का भार पूछा है आपसे। क्वेश्चन में विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू पूछा है कि विलेय जो ऑक्टेन है उसका वाष्प दाब घटकर मूल दाब का 80% रह जाए। तो मान लेते हैं
मान लिया हमारा जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन का वाष्प दाब जिसे हम P0 से लिखेंगे वो है P। कितना मान लिया हमने? P मान लिया। तो विलयन बनने के बाद वाष्प दाब कितना हो जाए? विलयन का वाष्प दाब PS क्या कह रहा है कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो वास्तविक मतलब मूल दाब का 80% रह जाए। 80% रह जाने का मतलब केवल कितना बचे? 0.8 P बचे। 80% रह जाने का मतलब केवल कितना बचे? 0.8 P बचे। बस इतना ही तो बचे कि ऑक्टेन में कितना मिलाया जाए कि ये 80% रह जाए। तो भाई विलायक P है तो विलयन का हो जाएगा P का 80% मतलब 0.8 P। फॉर्मूला लगा दीजिए, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू W इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। P0 है P, ये 0.8 P, ये भी आपका 0.8 P इज इक्वल टू स्मॉल w कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। कैपिटल M कितना है? कैपिटल M है आपका 114, स्मॉल m है आपका 40, ये भी कितना है? 114, कैंसिल हो गया। 0.2 P डिवाइडेड बाई 0.8 P, 2 चौके 8, 4 आ गया इधर W बटे 40। तो W बराबर 40 उधर जाएगा, 40 बटे 4, तो W कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। तो सिंपल सा आंसर आ गया कि विलयन में अगर हम 10 ग्राम विलेय घोल दें, कितना घोल दें? 10 ग्राम विलेय घोल दें तो विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो मूल दाब का कितना रह जाएगा? 80% ही रह जाएगा। बस ये कहानी, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। समझिए। तो सबसे पहले विलेय, विलायक, विलयन जो भी दिया है सब लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही तो करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ये एक तरीका। तो सिंपल सा है ना। नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं आगे। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब का वाष्प दाब 640 mmHg है। इसी ताप पर एक अवाष्पशील विलेय X मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 632 mmHg हो जाता है। तो आपसे कह रहा विलयन की मोललता बताइए। विलयन की मोललता बताइए, ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा, चलिए देखिए। कह रहा है कि विलायक जो बेंजीन है ना, सबसे पहले कहा बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो है, भाई शुद्ध बेंजीन का वाष्प P0 कितना है? 640 mm। और जब इसमें कोई पदार्थ X मिला देते हैं तो जो विलयन है उस विलयन का वाष्प दाब PS है 632 mm। इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। जो विलायक है उस विलायक का वाष्प दाब इतना है और जो विलयन है विलयन का वाष्प दाब इतना है। कह रहा है X को मिलाने पर इतना हो जाता है। तो विलयन की मोललता बतानी, तो भाई मोललता का फॉर्मूला आइए देखते हैं। फॉर्मूला लगाइए, P0 अपॉन PS अपॉन PS इज इक्वल टू W इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अगर इधर वाले को देखें तो आप इधर 1000 का गुणा कर दीजिए
और 1000 का भाग अगर कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दिया और 1000 से भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ा? m बाहर चला गया। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है W/m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ये टर्म ही तो मोललता को शो करता है ना भाई। ये टर्म जो है ये किसको शो करता है? ये टर्म मोललता को शो करता है क्या? अगर मोललता को हम यहाँ ml से लिख दें, ml इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000, तो मोललता को ही तो शो करता है। बोलिए, मोललता को शो करता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें मिल चुका है मोललता का। क्या फॉर्मूला मोललता का? मोललता का फॉर्मूला है P0 माइनस पी एस अपॉन, सॉरी हाँ सही है, उधर ही जाएगा, P0 माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1000 बाई m। और m क्या है? बेंजीन का अणुभार। तो आपको पता है बेंजीन का अणुभार कितना होगा? बेंजीन का अणुभार, बेंजीन क्या होती है? C6H6 ना। तो 12 × 72 6 78। तो बेंजीन का जो अणुभार है कैपिटल M वो है 78। बस यहाँ रख दीजिए। P0 है कितना? 640 माइनस 632 बटे 632 गुणे 1000 और बटे 78। यहाँ आएगा 8 बटे 632 गुणे 500 बटे 39, ये हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 500 बटे 8 सते 56 और 4 3 7 8 9 72 गुणे 39, 79 इंटू 39। बस फिर से इसको हम आपके लिए सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं कितना आंसर आपको मिलता है। तो 500 डिवाइडेड बाई 79, ये आ जाएगा 0.16। कितना आ जाएगा बेटा? तो आपकी जो मोललता है, मोललता आ गई 0.16 मोलल। तो इस विलेन की मोललता आपको क्या मिल गई? 0.16 मोलल। बस ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका बस, तो ये आपका हो गया इसका क्वेश्चन। आपसे विलेय का अणुभार पूछ सकता है, विलेय का ग्राम भार पूछ सकता है, विलयन की मोललता पूछ सकता है, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे कह दे विलयन के वाष्पदाब की ही गणना करनी है, विलयन का वाष्पदाब ही पूछ सकता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके बनेंगे। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे देते हैं और वो क्वेश्चन आप अपने से करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को मिलाकर तैयार किए गए विलयन का वाष्पदाब क्या होगा यदि इसी ताप पर शुद्ध जल का वाष्पदाब 17.5 mm है। यदि इसी ताप पर शुद्ध जल का वाष्पदाब 17.5 mm है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आंसर इन कमेंट बॉक्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए।
तो फिर आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी टॉपिक हो गया खत्म। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा अगला अणुसंख्यक गुण परासरण दाब हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।